नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रविवार को संवाद कार्यक्रम लेकर के आते हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही मौजूद विषय है, बहुत ज़रूरी विषय है और इस विषय पर बात कम हो पाती है। लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, जागरूकता की बहुत कमी है इसमें। एक शब्द आता है मानवाधिकार। ये मानवाधिकार क्या है, संविधान में इसकी क्या स्थिति है और ये मानवाधिकार संगठन के लोग कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे विशेष मेहमान हैं रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी पेशे से वकील हैं और PUCL जो मानवाधिकार संगठन है उसके आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप, और बहुत काम किया इन्होंने मानवाधिकार के लेकर के, मानवाधिकार के क्षेत्र में। तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन शुरुआत हम इसी प्रश्न से कर रहे हैं, सवाल से कि मानवाधिकार है क्या। पहले तो यही कि मानवाधिकार क्या और भारत के संदर्भ में इसको हम कैसे देखते हैं, इस मानवाधिकार को। देखिए आशीष जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस तरीके का कार्यक्रम चलाते हैं और उसमें पुनः हमको आपने आमंत्रित किया है, तो हम आपके आभारी भी हैं। धन्यवाद। मानवाधिकार का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया स्तर पे बहस होने लगी कि अगर इसी तरीके से हथियारों की लड़ाई पूरी दुनिया में होड़ चलती रहेगी तो ये तो पूरा जो मानवीय विकास की श्रृंखला है ये ख़त्म हो जाएगी। तो 1945 में ही इस पे बहस शुरू हो गया और आपकी जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को एडाप्ट किया वो 10 दिसंबर 1948 को। अच्छा। 10 दिसंबर 1948 को एक चार्टर का डिक्लेरेशन हुआ कि ह्यूमन राइट्स के ये मानक हैं और जितने देश जो UNO के मेंबर्स थे वो सबके लिए ऑब्लिगेटरी रहा, ऐच्छिक रहा, क्योंकि UNO के पास भी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। वो देशों को जोड़ करके एक रैशनल डिबेट कराते हैं, लेकिन उनके पास कोई अगर फैसले होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उसको क्रियान्वित करने के लिए उनके पास कोई अपनी एजेंसी नहीं है। तो वहीं से ये चल के आता है और उसी दौर में भारत आज़ाद भी हुआ था। भारत में एक संविधान लागू हुआ। तो भारत के संविधान की अनुच्छेदों में तो कहीं मानवाधिकार का जिक्र सीधे नहीं है, लेकिन जो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का जो परसेप्शन है, जिसको बाद में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या किया, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के उसमें उसने मानक तय किए कि जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उसी से रिफ्लेक्ट होता है मानवाधिकार। जैसे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है वो जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार की बहुत विस्तार से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है। उसमें वो कहा कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हर नागरिक को अधिकार है और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन दे। आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है वो देश के नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। अच्छा, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर यो पूरा ये इंडियन टेरिटोरी के अंतर्गत है, अगर हमारे भारतीय क्षेत्राधिकार संविधान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है तो आर्टिकल 21 उसको भी हासिल है, जीने का अधिकार उसको भी हासिल है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसके जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। और वहीं से ये भारतीय संविधान का जो की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया तो मानवाधिकार की ये हमारे यहाँ विकसित हो गई। अच्छा, ये जैसे मानवाधिकार आयोग की भूमिका जो होती है जी, जैसे जो आयोग बना मानवाधिकार आयोग, तो वो अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करती है? अब देखिए उसी आर्टिकल 21 या जो फंडामेंटल राइट है 19 है, जिसमें आपको बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, या कोई संगठन बनाने की आपको आज़ादी है, या जनतांत्रिक तरीके से सरकार के विरुद्ध, सरकार की नीतियों से असहमत होने का जो एक लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास है। तो इन्हीं सब चीज़ों से उत्तरोत्तर एक विकास क्रम में आपका मानवाधिकार का जब विषय आया तो मानवाधिकार आयोग का भी गठन हुआ।
मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कानूनी संस्था है। वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है और कई राज्यों में अब राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन हो गया है। तो एक्चुअली मानवाधिकार आयोग जो मानवाधिकार के वायलेशन या उससे अतिक्रमण की जो घटनाएं हैं उसकी वो जांच करता है, उसकी सुनवाई करता है, और अगर पाया जाता है कि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ है, और अधिकारों के हनन से यहाँ संबंध ये है कि जो भी मौलिक अधिकार हैं वो राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए है। ये जनता का अधिकार है, ये स्टेट का अधिकार नहीं है। स्टेट की शक्तियों पे ये अंकुश लगाता है, नियंत्रण करने का काम करता है मौलिक अधिकार। मानवाधिकार भी स्टेट के खिलाफ ही है। तो मानवाधिकार का वायलेशन कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा होता है और वो शिकायत आयोग में जाती है, तो उस आयोग के द्वारा उसकी जांच पड़ताल होती है। आयोग में पूरा एक सेटअप है, उसमें कानूनी एक्सपर्ट भी हैं, पुलिस एक्सपर्ट के भी अधिकारी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं। तो वो जांच पड़ताल करके और वो रिकमेंड करती है, वो संस्तुति भेजती है संबंधित स्टेट गवर्नमेंट को या भारत सरकार को कि इस पर ये किया जाए कि जैसे मानवाधिकार बिल्कुल एक स्वायत्त संगठन है। जी, स्वायत्त संगठन है। तो इसको क्या मतलब मानवाधिकार को संविधान में कोई दर्जा मिला है, या फिर जिस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, तो उसी व्याख्या के अंतर्गत इस चीज़ को हम समझें, या फिर संविधान में इसकी कोई एक अस्थायी व्याख्या है उस चीज़ में? नहीं, देखिए अब तो जो मानवाधिकार अधिनियम बना, ह्यूमन राइट्स एक्ट बना 1993 में जी। तो 1993 में आयोग की पूरी गठन की प्रक्रिया है। अच्छा, वो संवैधानिक दर्जा अब एक संवैधानिक संस्था हो गई है और वो स्वायत्त है। उसकी नियुक्ति स्टेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और वो इस तरीके से अगर कोई ह्यूमन राइट्स वर्कर काम कर रहा है या कोई सिविलियन, आप देखिए कि उसी मानवाधिकार कानून के तहत मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अस्तित्व में आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अस्तित्व में आया, राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया। ये सारे आयोग का गठन जो किया गया वो मानवाधिकार कानून के बाद ही हुआ, और ये सब उन मानवाधिकारों के संरक्षण के दिशा में काम करते हैं। अच्छा, इस तरीके की ऑटोनमस संस्थाएं बनाई गई। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो जाती है, दो तरीके की मौत होती है। कभी कभी लगता है कि कोई शरीफ आदमी भी मारा गया या मर गया जिस तरीके से, कभी कभी अपराधी भी मारे जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं और शूटर हैं और तमाम लोग हैं जो पुलिस हिरासत में मर जाते हैं। उनको लेकर के मानवाधिकार संगठन जो है आवाज़ उठाते हैं कि पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है वो गलत है, ये मानवाधिकार के हनन की बात करते हैं वो लोग। जनता में एक परसेप्शन ये जाता है कि ये जो मानवाधिकारी संगठन के लोग हैं, मानवाधिकार संगठन के लोग जो जुड़े हुए हैं, तो एक अपराधी के मरने पर तो आवाज़ उठाते हैं कि ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन वही अपराधी जब किसी पुलिस को मार देता है, किसी मिलिट्री मैन को मार देता है, या स्टेट के विरुद्ध अगर कोई काम कर देता है वो, तो उस समय ये लोग चुप हो जाते हैं और उस समय मानवाधिकार की बात नहीं करते हैं, और तमाम सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों से बात आने लगती है कि अब कहाँ है मानवाधिकार वाले। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बात जायज़ है आपकी कि ऐसे परसेप्शन पब्लिक में बनता है जी। एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि ये पूरा मौलिक अधिकार से ही व्युत्पन्न मानवाधिकार है। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, आप देखिए कि पहले ही संविधान के तीसरे भाग में ही मौलिक अधिकार है। स्टेट का गठन उसके बाद होता है जी। तो नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है। राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, और उसी से व्युत्पन्न ये मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार का संदर्भ जो हमारे संविधान के अनुसार है वो ये है कि किसी भी नागरिकों के विरुद्ध अगर राज्य कोई दमन का काम करती है, राज्य कोई उत्पीड़न का काम करती है, राज्य उनके गरिमापूर्ण जीवन में कोई बाधा पैदा करती है, तो ये मानवाधिकार का इशू खड़ा होता है। राज्य के विरुद्ध या राज्य के दमनकारी नीतियों या कार्यों के से जो लोग पीड़ित होते हैं वो मानवाधिकार का इशू बनता है। और अब राज्य ने ही ये काम कर दिया, पुलिस ने ही जो हमारी सुरक्षा के लिए है, और उसी ने मेरे गरिमापूर्ण जीवन में बाधा पैदा कर दिया, अतिक्रमण कर दिया या मुझे पीड़ा पहुंचाया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय बना हुआ है।
मानवाधिकार आयोग बना हुआ है कि राज्य की शक्तियों से अगर कोई पीड़ित होता है तो उसके अधिकारों का, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो जाकर के यहाँ सवाल उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके मौलिक अधिकार इसीलिए प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। मानवाधिकार भी इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। तो वो जाता है न्यायालय के यहाँ और न्यायालय के यहाँ गुहार करता है कि राज्य के दमन का मैं शिकार हूँ। अब बताइए कि दूसरा पक्ष जो आपके सवाल का है कि अगर कोई पुलिसकर्मी या सेनाकर्मी अगर किसी अपराधी का शिकार हो जाता है, तो पुलिसकर्मी या सेनाकर्मी स्टेट का एक हिस्सा है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता है। तो उसके साथ अगर ऐसा हो गया किसी नागरिक या अपराधी के जरिए कोई हत्या हो गई या कोई अपराध हो गया, तो उसके लिए ऑलरेडी भारतीय दंड संहिता में ये व्यवस्था है। इंडियन पेनल कोड में हर अपराध के दंड की व्यवस्था है। उसके लिए पूरा एक जुडिशियल सिस्टम है। स्टेट जा सकता है उस अपराधी के खिलाफ कि ये इसने किया है, स्टेट चूंकि ताकतवर है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, न्यायालय से दंडित करा सकती है। तो मानवाधिकार स्टेट के उत्पीड़न के खिलाफ, चूंकि नागरिकों की ताकत स्टेट जितना नहीं होती है, तो स्टेट के दमन के खिलाफ ये सुरक्षा नागरिकों को दी गई है मौलिक अधिकार के तहत कि वो इस सवाल को उठाएं। तो कोई भी मानवाधिकार कार्यकर्ता नागरिकों के हितों के साथ खड़ा रहता है। अपराधी अगर स्टेट के पे हमला करता है तो स्टेट को ये पावर है, उसके पास कानून है, उसके पास सारी मशीनरी है, वो न्यायालय में जाकर के उसे उस कानून के तहत दंडित कर सकता है। अब वो चाहे वो अपराधी हो या कोई भी हो, अगर वो स्टेट के अगर बाहर है तो वो चीज़ वो लेकर के आ सकता है मानवाधिकार के संगठन। बिल्कुल। एक चीज़ और हम देखते हैं, जैसे पिछले दिनों एक घटना घटी थी, हैदराबाद में एक लड़की का बलात्कार हुआ, वो लड़की मारी गई और 24 घंटे के अंदर पुलिस उस अपराधी को ढूंढती है और ऑन स्पॉट उसी जगह पे उसको जो है गोली मार देती है। तो देश में एक परसेप्शन ये बना कि पुलिस को ये छूट मिलनी चाहिए कि इस तरीके के अपराधियों को अगर पकड़े तो तुरंत वहीं पे सज़ा दे देनी चाहिए, और ये अच्छी बात है, ये बढ़िया हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर इस तरीके की बातें अगर आने लगे तो फिर पुलिस है, न्यायालय है, कोर्ट है, मुकदमे हैं, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है उसको सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन तुरंत अगर पुलिस सज़ा दे दे और पब्लिक में ये बात आने लगे तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, वो एक मानवीय न्याय व्यवस्था है। जिसके पास विपन्स चलाने का अधिकार है उसको दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करने का उसको अधिकार है तो उसको दंडित करने का उसको अधिकार कानून में नहीं है। उसके लिए एक जुडिशियल सेल बना हुआ है। वो पुलिस का काम है कि अपराधी को गिरफ्तार करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। न्यायालय का काम है कि उसको परीक्षण करके देखे कि उसकी अपराध की मात्रा कितनी है, अपराध है भी या नहीं है। अगर अपराध की मात्रा के मुताबिक ही ये कानून विधि ये तय करेगा कि इसको कितने दंड की जरूरत है। ये काम पुलिस नहीं कर सकती है। और पुलिस को अगर हम ये दे दें कि अपराधी को पकड़े भी वही और दंड भी दे दे तो ये ड्रैकोनियन लॉ होगा, डकियानुसी न्याय व्यवस्था हो जाएगी और इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। ये मानवीय हो ही नहीं सकता। अराजकता की स्थिति आ जाए। बिल्कुल। पुलिस को इतना पावर नहीं दिया जाना चाहिए कि पुलिस स्वयं ये तय करे कि अपराधी है, इसको जीने का हक नहीं है। किसी के जीवन का फैसला कानून करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन है। रूल ऑफ लॉ में कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता है, चाहे कि जितनी बड़ी पद पे बैठा हो, कानून की जितनी सर्वोच्च पद पे बैठा हो, वो फैसला नहीं ले सकता है कि इसकी जिंदगी रहे या ना रहे, इसके जीवन लेने का अधिकार उसको नहीं है, या सजा की मात्रा कितनी होगी अपराध के अनुपात में, ये तय करने का फैसला केवल न्यायालय के पास कानून को है। जी, चूँकि आप अर्थनीति के भी अच्छे जानकार हैं और उस पर भी आपका काफ़ी काम है, जिससे अर्थ जो है वो सब चीज़ को प्रभावित करती है, वो राजनीति को प्रभावित करती है, समाज को प्रभावित करती है, तमाम चीज़ों को प्रभावित करती है। तो क्या जो हमारी अर्थनीति है वो हमारे मानवाधिकार को भी वो प्रभावित करती है, और करती है तो किस रूप में करती है? जी देखिए, ये तो एक बहुत सारे मसले इस समय मानवाधिकार के जो खड़े हैं वो अर्थनीति की बदौलत है। गरिमापूर्ण जीवन में भोजन का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीविका का भी अधिकार है।
तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के जितने भी घटक हैं वो घटक की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन अर्थनीति, जो नई अर्थनीति आपके पास आई है इस समय 3 दशकों से, उस अर्थनीति ने व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन में अनावश्यक दखल देना शुरू कर दिया। लोगों की जीविका अर्थनीति तय कर रही है, लोग क्या खाएंगे अर्थनीति तय कर रही है, पानी कैसा उनको मिलेगा, पानी की कीमत क्या होगी, जीने के लिए प्राणवायु कैसा होगा, प्राणवायु की कीमत क्या होगी, ये सब बाजार के द्वारा तय किया जा रहा है, क्योंकि ये अर्थनीति पूरी बाजार के हवाले है। तो जब बाजार सारी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किए हुए है तो बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे निजी क्षेत्र का देखिए कि प्रसार 3 दशकों में बहुत ज़्यादा हो गया। आप शिक्षा को ही ले लीजिए, आज अगर 100 बच्चे इस हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं तो 45 बच्चे निजी विद्यालयों में हैं, 55% बच्चे सार्वजनिक विद्यालयों में हैं। तो 45% बच्चे जो निकल रहे हैं और विद्यालयों में उनको जिस तरीके की वातावरण, जिस तरीके की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी अब लागत और लाभ का कार्य हो गया है, तो वहाँ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर इसकी आप बारीक निगरानी करेंगे तो उन बच्चों का मानवाधिकार का हनन होता है। 3 साल के बच्चों का दाखिला नर्सरी में हो जाता है और वो बच्चे 7 बजे तक विद्यालय पहुंच जाते हैं। ये उनके नैसर्गिक जीवन के विरुद्ध है। और वो 12 बजे छोड़ते हैं तो बच्चे बिना खाए पिए एक अजीबो गरीब अप्राकृतिक अस्वाभाविक स्थिति में वो घर लौटते हैं, घर खाना नहीं खाते हैं, चिड़चिड़े होते जाते हैं। तो जिनको एक स्वतंत्र रहना चाहिए, एक नैसर्गिक जीवन जीना चाहिए बाल्यावस्था में, उनको एक नियोजित जीवन में आप ढकेल देते हैं उनको। वह नियोजित जीवन उनके नैसर्गिकता में बाधा पैदा करती है, तो बच्चों का मानवाधिकार प्रभावित होता है। अब आप चलिए, कंपनियों में इस समय भारी रोजगार मिल रहा है, हालांकि इधर 2-3 सालों में तो बहुत लोग उससे निकाले गए हैं, लेकिन जब निजी क्षेत्र का आर्थिक प्रसार होने लगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला, उन्हीं निजी विद्यालयों में भी मिला, निजी कंपनियों में मिला। निजी कंपनियों में हर कर्मचारी अधिकारी का सारा डाटा कंपनी के पास है, उस डाटा का उपयोग बिना उस कर्मचारी की सहमति के ही वो प्रयोग करती रहती है। और अभी हाल में देखिए बहुत कंट्रोवर्सी है इस समय, न्यायालय किस तरीके से इस कानून के शासन को देख रही है और बाजार की आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही है, इसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया है। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया और कहा कि अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है, इसका ये अभिन्न हिस्सा है। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, और ये आर्टिकल 21 का अभिन्न पार्ट बताया। निजता के अधिकार में है कि बिना मुझके, मेरी सहमति की, मेरी प्राइवेट जानकारियां आप कहीं सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं, कहीं दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे डाटा प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों का उनके व्यवस्थापक के पास होती है और वो बिना उनकी सहमति के उसका उपयोग दुरुपयोग करते रहते हैं। यही स्थिति राज्य के द्वारा हो रही है। आप देखिए, जो नंबर आपको दिया जा रहा है, वो चाहे मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर हो या पैन नंबर हो, इस समय नंबरों से देश चल रहा है। बिल्कुल। तो जिसको आप सूचना क्रांति कहते हैं, इन सूचना क्रांति के जरिए आपके सारे नंबर सरकार के पास है, सारे नंबर कंपनियों के पास है, और इस पूरे इंडियन टेरिटोरी के बाहर भी आपका नंबर है। तो एक अपने नागरिकों के निजता के अधिकार का वायलेशन करके कंपनियों के द्वारा और राज्य के द्वारा असहमत, बिना सहमत लिए, बिना उसकी अनुमति के उसकी निगरानी हो रही है। तो कानून में ही है कि किसी भी व्यक्ति की बिना अपराध किए निगरानी राज्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, किसी संस्था के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये स्थिति पूरे दुनिया में है। तकनीक की जो उपलब्धियां हुई है उससे राज्य की ताकत बढ़ी है, कारपोरेट की ताकत बढ़ी है, और राज्य और कारपोरेट की ताकत के अनुपात में नागरिकों की ताकत के अधिकार का दायरा सिकुड़ा है। इसको समझने की जरूरत है। अगर नागरिक इसको नहीं समझेंगे
तो हम नागरिक तो रह ही नहीं जाएंगे, हम मनुष्य भी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, एक बस वस्तु के रूप में जो है हाँ, अभी इस्तेमाल किया मैं आपको बताऊं कि इस पर 2013 में ये आपके एडवर्ड, अब नाम मैं भूल रहा हूं, 2013 में उन्होंने ये राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन को सार्वजनिक किया कि दुनिया की तमाम प्राइवेट एजेंसियां और सरकारी एजेंसियां लोगों को सर्विलांस पे रखी हुई हैं। तो पूरे देश के नागरिकों का वो निगरानी हो रहा है राज्य के द्वारा, कंपनियों के द्वारा। हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, ये आपके निजता के अधिकार में अनावश्यक दखल है। यह मानवाधिकार का सबसे सशक्त मुद्दा है। बिल्कुल, लेकिन इधर ध्यान नहीं जा रहा है, ये बहस का विषय नहीं बन रहा है। बिल्कुल, आप उत्तरोत्तर आपसे सरकार इस तरीके की राजनीतिक नैरेटिव गढ़ करके और ये नागरिकों के अधिकारों को लगातार उसके दायरा को छोटा करते जा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं, नागरिकों से सहमत ले रहे हैं कि राज्य की ताकत और बढ़ती जाए। जितनी राज्य की ताकत बढ़ेगी उतना ही आपका न्यायपूर्ण जीवन होगा, आपका गरिमापूर्ण जीवन होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि मानवाधिकार के तो बहुत सारे सवाल हैं। आज 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत अनाज ले रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। आधे से अधिक लोग उस स्कीम पर जीवित हैं। उनकी अपनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पूरे परिवार की 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर सकें। बेरोजगारी का आलम ये है। अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 45 वर्ष की में सर्वोत्तम बेरोजगारी का डाटा भारत में आया। तो भूख से मौत मानवाधिकार का इशू है। पीने योग्य पानी का अभाव मानवाधिकार का इशू है। दवा इलाज का अभाव मानवाधिकार का इशू है। शिक्षा का अभाव मानवाधिकार का इशू है। जीविका का अभाव मानवाधिकार का इशू है। और ये सब राज्य की ड्यूटी है। राज्य अपने उन संवैधानिक कर्तव्यों की पूरा न करके वह लगातार डाइवर्ट करके पब्लिक को ले जाती है कि साहब विकास के नाम पर हमको इतना अधिकार आप दीजिए, हमको ताकत दीजिए। तो ये बहुत बड़ा एक चिंताजनक पहलू है और इस पर जनता के बीच से सोचना चाहिए। जो समझदार लोग हैं उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मानवाधिकार हनन की जब बात आती है तो न्यायपालिका इसमें कैसे हस्तक्षेप करती है और ये किस तरीके से उसको कंट्रोल करती है? जो 1993 में मानवाधिकार कानून बना, उसमें हर जिले में अधीनस्थ न्यायालय में एक मानवाधिकार न्यायालय की भी व्यवस्था की गई कि उस जिले में किसी भी नागरिक के अगर मानवाधिकारों का हनन स्टेट के जरिए होता है तो उसकी सुनवाई होगी। लेकिन इस क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है कि कोई हमारे अधीनस्थ न्यायालय में कोई मानवाधिकार का न्यायालय भी है। तो उसमें सीमित जागरूकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में और मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता कम है। मेरा एक सुझाव है आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि संविधान और मानवाधिकार के विषय को प्रारंभ से ही इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चों को पढ़ने के लिए अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को ये मालूम हो कि जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो भारत के संविधान के बदौलत चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का चाहे जितना बड़ा विशेषज्ञ हो, अगर अपने जीवन को संचालित करने वाली शासन व्यवस्था को नहीं जानता है, अपने राज्य व्यवस्था को नहीं जानता है, तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में उसको निरक्षर के तौर पे गिना जाएगा और उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। वो दमन और उत्पीड़न का शिकार होगा और ये समझ नहीं पाएगा कि किस वजह से मैं दमन और उत्पीड़न का शिकार हूँ। इसलिए ये 2 जो विषय है इसको अनिवार्यतः प्रारंभ से लेकर के इंटरमीडिएट तक पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हर नागरिकों को अपने राज्य व्यवस्था के बारे में बखूबी जानकारी हो जाए और फंडामेंटल राइट्स क्या है पूरी तरीके से। जी हाँ, एक दूसरा थोड़ा सा मैं उसको विस्तार देना चाहूँगा। अक्सर जब कभी अधिकार की बात होती है तो हमारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कर्तव्य की बात, कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी आयु 54 साल हो गई, आप भी एक आयु में आ गए। अधिकार अवस्था के अनुसार नहीं दिया गया है। फंडामेंटल राइट जो ही कोई भी बच्चा
जन्म लेता है वो फंडामेंटल राइट का हकदार हो जाता है। तो अधिकार ही उसको बेहतर परवरिश दे सकती है, कर्तव्य बोध कराने में वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कर्तव्य बोध की बात आप तब कर रहे हैं जब आप उन अधिकारों के माहौल में अपने को परिपक्व कर लिए, तो आज आप कहते हैं कि अधिकार से पहले कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अधिकार पहले आएगा। संविधान निर्माता कोई बेवकूफ़ नहीं थे, कोई दिशाहीन नहीं थे, दृष्टिहीन नहीं थे कि राज्य की गठन बाद में उन्होंने किया और मौलिक अधिकारों का वर्णन पहले कर दिया। नागरिकता की परिभाषा पहले दिया। संविधान बना किस लिए है? राज्य और नागरिकों के बीच एक समझौता पत्र है संविधान, एक पुल की तरह काम करता है। जी हाँ, उस समझौता पत्र में मेरे अधिकारों की भी बात की गई है और मेरे कर्तव्यों की भी बात की गई है। राज्य के क्या अधिकार हैं और राज्य के क्या कर्तव्य हैं उसकी भी बखूबी वर्णन है। बिल्कुल। अगर दोनों अपने अधिकार और कर्तव्य की सीमा रेखा में रहें, यही संविधानवाद है। जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों के सेपरेशन ऑफ पावर की ही व्यवस्था है, संतुलन की व्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के बाद से ये तीनों में अपनी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करने का काम किया है। तो जब संवैधानिक संस्थाएं, सरकार के अंग अपने संवैधानिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करते रहने की आदती हो जाएगी, तो उस संविधान का परिपूर्ण लाभ नागरिकों को नहीं मिलेगा। और संविधान है, संविधान होना पर्याप्त नहीं है जब तक ये संविधानवाद नहीं होगा। संविधानवाद यही है कि हर सरकार के अंग, संवैधानिक संस्थाएं अपने मर्यादा का अतिक्रमण न करें, अपने मर्यादा में रहते हुए संवैधानिक परफॉर्मेंस करें, तब जाकर के वो नागरिकों को उस संविधान का बेहतर लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को शुरू से इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है, तभी जाकर वो अपने देश और समाज को समझ पाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि समय हम लोग पास कम है। आमतौर पर जो पुलिस है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और ले जाती है पुलिस थाने में बिठाती है, और वो मतलब एक जो कानूनी प्रक्रिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना चाहिए और तमाम चीज़ें हैं, तो एक पुलिस को क्या अधिकार है कि किस रूप में किसी भी नागरिक को कहीं से वो गिरफ्तार कर सकती है, और फिर उसके बाद वो क्या क्या कर सकती है पुलिस, इसके बारे में थोड़ा सा जो है। देखिए, कोई संज्ञेय अपराध 2 तरीके का है। कानून में ये बताया गया है कि एक सामान्य अपराध है जिसको का संज्ञान लेने के लिए पुलिस की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब कोई गंभीर अपराध है जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसमें पुलिस को स्वतः अधिकार है कि वो उसका संज्ञान ले सके। तो ये कानून में व्यवस्था है। अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है तो पुलिस को अधिकार है कि वो मौके पर जाए और वहाँ जो उसको कानूनी तौर पे उचित लगे उस तरीके का कदम उठाए। वो पुलिस को शक के आधार पर भी किसी को निगरानी करने का अधिकार है। लेकिन अभी जो संविधानवाद की हमने बात कहा, पुलिस को जो अधिकार है, अपने अधिकार के परे जाकर के जब नागरिकों के साथ वो व्यवहार करती है तो वहाँ मानवाधिकार का सवाल खड़ा हो जाता है। अपनी मर्यादा में रहते हुए किसी नागरिक का निगरानी कर सकती है शंका के आधार पे। अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो कानून की अवधारणा है कि ससम्मान उसे आदरपूर्वक उसके घर तक जाने दें, ताकि पुलिस और नागरिकों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता कायम हो। हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के ज़माने का 1861 का पुलिस कानून आज भी है। पुलिस की प्रशिक्षण भी उसी कानून के तहत दी जाती है। तो पुलिस का जो एक परसेप्शन है, पुलिस की जो एक छवि है, वो पीपुल फ्रेंडली है नहीं हिंदुस्तान में। पुलिस की छवि, पुलिस का ऐसा ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना चाहिए कि लोगों में, जो लोग कानून की मर्यादा में जीवन जीते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, कानून के शासन का सम्मान करते हैं, वो निर्भय होकर के पुलिस में विश्वास कर सकें। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा स्थिति है। जो सबसे ज़्यादा कानून का सम्मान करता है, कानून की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है, वो सबसे ज़्यादा पुलिस से डरता है। और जो कानून की सीमाओं का अतिक्रमण करता है वो पुलिस का करीबी बना हुआ है। ये व्यवहारिक पक्ष है। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पुलिस तंत्र को पीपुल फ्रेंडली बनाए। अगर पीपुल फ्रेंडली बनाएगी तो बहुत सारे अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए राज्य को अपने नागरिकों से मदद मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन राज्य अपने नागरिकों के कौशल का प्रयोग नहीं करना चाहती है।
और सरकार और नागरिकों के बीच में एक अविश्वास के दायरे को हमेशा बढ़ाते रहने का काम करती है। ये सबसे बड़ा संकट है। तो किताबों में तो जो लिखा हुआ है कि ठीक है कि पुलिस किसी को उठाएगी, थाने में ले आएगी, 24 घंटे के अंदर वो किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, गिरफ्तार करते ही, ये चार्टर है पूरा सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि थानों में इसको लिखवाइए ताकि लोगों को ये मालूम हो कि हमारे क्या क्या हक हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि आप जैसे ही किसी को गिरफ्तार करेंगे, कानूनी कस्टडी में लेंगे, थाने परिसर में ले आएंगे, तो उसके परिजनों को तुरंत सूचना देंगे कि इस अपराध में हम आपके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं और 24 घंटे के अंदर आप प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो एक लिखित व्यवस्था हो गई, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पीसफुल कैरेक्टर के हैं, शांति में विश्वास करते हैं, एक मर्यादित जिंदगी जी रहे हैं, मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते हैं। कभी कभी गलतफहमी बस पुलिस उनको भी उठा लेती है। तो पुलिस के अंदर जो भावना एक पैदा होती है प्रशिक्षण से कि वो इस तह में नहीं जाना चाहती है कि जिसको हमने उठाया है वो नागरिक, हाँ, उस नागरिक का बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरियर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो अपराधी प्रवृत्ति का है भी या नहीं है। अगर अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है तो मेरे इस कृत्य से वो कितना उसका मानसिक उसको पीड़ा पहुंचती है, कितना कानून का हम वायलेशन करते हैं। इन सब चीज़ों का बोध तभी होगा जब संविधानवाद होगा। बिल्कुल। आप मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो आप स्वयं भी गिल्टी महसूस करेंगे और सिस्टम से आपकी मॉनिटरिंग भी होगी कि अगर दरोगा जी ने इस मर्यादा का अतिक्रमण किया है तो जितना अतिक्रमण किया है उस अनुपात में उनसे पूछताछ होगी, उनको भी दंड दिया जाएगा। तो ये जो है वो नागरिक और राज्य के बीच में जो कानूनी व्यवस्था है वो कानूनी व्यवस्था एक तरफा चलने लगती है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। और ये राज्य की जिम्मेदारी है, नागरिकों के बीच से जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को लगातार प्रशिक्षित करें और अहिंसक तरीके से कानून की मर्यादा में रहते हुए इन सवालों को सरकार के समक्ष रखें और उनको बाध्य करें जनतांत्रिक तरीके से कि नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करना आपकी ड्यूटी है। तब जाकर के एक न्यायपूर्ण व्यवस्था आप खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर के आई। एक तो कि संविधानवाद की आपने बात कही कि संविधान से मतलब नहीं, संविधानवाद अगर संविधान लागू हो तब उसका मतलब होता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों को वो बचपन से ही इस चीज़ की जानकारी हमें देनी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान से चलते हैं, तो संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों इसको शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य शामिल होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और सर आपने हमें समय दिया इसके लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मिलते हैं फिर अगले विषय पर अगले किसी विशेषज्ञ के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।